लेकिन जिसको कुछ भी नहीं मालूम उसके लिए बहुत मुश्किल है। तो 1 ईयर बिफोर मैं भी हुई एज अ फीमेल, मैं अगर आपको बताऊं तो इट वाज रियली अ वेरी बैड एक्सपीरियंस। ना आप जॉब स्विच कर सकते हैं, आप एक किस्म के, मैं आपको क्या कहूँ, यू आर लाइक अ प्रिजनर हियर। अगर बात की जाए तो एक तो मुसलमान कंट्री है तो वो मुझे ज्यादा मुश्किल नहीं हुई। लेकिन जो मेल डॉक्टर्स हैं ना, मेल डॉक्टर्स, उनको वो एक सोल अर्नर होते हैं अपनी फैमिली के। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर अतुफा कलीम और आज हम लेके आए हैं अपने साथ एक अपनी डॉक्टर फेलो जो कि सऊदी अरब में जॉब कर रही हैं। और आज हम उनसे डिस्कस करेंगे सऊदी अरब में डॉक्टर्स की लाइफ क्या है, और उनसे आपके सारे जो सवालात होते हैं डॉक्टर्स के जहन में, और स्पेशली न्यू आने वाले डॉक्टर्स के जहन में कि सऊदी अरब में क्या हालात हैं, तो इन सब के बारे में आज हम उनसे जानते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर मारिया हमारे साथ हैं। वेलकम डॉक्टर मारिया टू माय चैनल। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर आतूफा। कैसी हैं आप? और आई होप अल्लाह कि का आपका शुक्र है चैनल कि भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। डेफिनेटली। तो पहले आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें छोटा सा हमारे व्यूअर्स को। नाम तो मैंने बताया, लेकिन आप अपना सारा आपने ये बताइए कि आपने आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, और आप वहाँ आप क्या जॉब कर रही हैं, एज अ जीपी जॉब कर रही हैं या एज अ स्पेशलिस्ट। और हम्म। दूसरा आपने, चलें ये हम्म। आप पहले ये जवाब दे दें फिर हम नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। राइट, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अतूफा। मेरा नाम डॉक्टर मारिया है और मैं सऊदी अरब में एज अ जीपी काम कर रही हूँ, मक्का में। बेसिकली यहाँ पे एक सेटअप है। और मैं तकरीबन 2 साल पहले यहाँ पर आई थी। इससे पहले मैं एक छोटा सिटी है यहाँ का, हफर अल बातिन, वहाँ में थी। मैंने वहाँ पे तकरीबन 9 मंथ्स काम किया और उसके बाद मैंने अपनी जॉब स्विच की और मैं मक्का में आ गई। और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वर्किंग हियर। हालात भी सूटेबल हैं और नए आने वालों के लिए बहुत सारे मैसेजेस भी हैं इंशाल्लाह। और आप और मैं मिलके इनको थोड़ा सा नए आने वालों को इस यहाँ के माहौल का और यहाँ पे जो वर्किंग एनवायरनमेंट है उसके बारे में भी बताएंगे इंशाल्लाह मिलके। तो ओवरऑल इट्स रियली गुड टू बी हियर, अल्हम्दुलिल्लाह, especially in Makkah. You know, it's our holy place. It's really यस, very good to be here, alhamdulillah. सही। तो आपने आपकी कोई स्पेशलाइजेशन है या आप एसजीपी काम कर रही हैं वहां पे? नहीं, एट द मोमेंट मैंने कोई स्पेशलाइजेशन नहीं की। मुझे बस एक अपॉर्चुनिटी मिली, बिल्कुल बैठे बैठे एक अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने इसको बस अवेल किया और मैं यहाँ पर आ गई और मैंने ज्वाइन कर लिया एज अ जीपी। मुझे ओके। जो बुलाया गया था वो एज अ फैमिली फिजिशियन बुलाया गया था, क्योंकि यहाँ पे सऊदी अरब में अपने, इन लोगों के अपने कुछ रूल्स हैं, कुछ लाइक इन लोगों का अपना एक सिविलियन आईडी है। उसके मुताबिक ये लोग डॉक्टर्स को बुलाते हैं या उनका कोई भी प्रोफेशन ये उस पे बुलाते हैं। जो मेरा प्रोफेशन इन्होंने जो मुझे दिया था, जो मुझे वर्क वीजा जिसमें इन्होंने इशू किया था, वो था फैमिली फिजिशियन का। सो मैं जब यहाँ पर आई तो आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ फैमिली फिजिशियन, बट बेसिकली आई एम अ जनरल प्रैक्टिशनर हियर। ओके, तो बेसिक सवाल जो इंसान सबसे करता है कि आपने सऊदी अरब का फैसला कैसे किया, सऊदी अरब में काम करने का फैसला? ओके, मेरा एक बड़ा ही स्पिरिचुअल और इमोशनल, ऑब्वियसली हर मुसलमान की तरह एक रिलेशन है हमारा सऊदी अरब के साथ। तो मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं किसी तरह सऊदी अरब आ जाऊं। लेकिन ट्रूली ट्रूली मैं आपको बिल्कुल बता रही हूँ कि टोटली फ्रॉम अल्लाह कि मैं यहाँ पर आई, बिल्कुल अल्लाह की तरफ से ये एक मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, और वो भी बिल्कुल बैठे बैठे ये अपॉर्चुनिटी मिली मुझे। एक यहाँ पर जानने वाली थी, शी वॉज वर्किंग एज अ स्टाफ हियर इन मक्का। उनसे मैंने अचानक कांटेक्ट किया और पूछा कि जी आप कैसे यहाँ पर आई हैं। तो उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में बेसिकली ये होता है कि एजेंट्स होते हैं, कंपनीज होती हैं जो वर्क वीजास लेती हैं यहाँ पे सऊदी अरब में, कंपनीज से, हॉस्पिटल से, यानी डॉक्टर का वो वीजा लेते हैं और फिर वो वहां पे आगे जो भी डॉक्टर्स उनके पास होते हैं उन लोगों को वो वीजास देते हैं, और उसके ऑब्वियसली वो इन ल्यू उनकी एक सैलरी लेते हैं या जो भी डिसाइड होता है डॉक्टर के और एजेंट के दरमियान में।
तो उन्होंने अचानक ही पूछा अपने एजेंट से कि क्या आपके पास कोई वैकेंसी है डॉक्टर मारिया के लिए। तो एजेंट ने कहा हाँ जी बिल्कुल एक वैकेंसी आई हुई है। तो ये टोटली बिल्कुल अल्लाह की तरफ से था। आई वॉज नॉट नोइंग कि कौन सी वैकेंसी है, किस शहर में है, कैसी है, और आगे क्या होगा मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था। उसे मुझे बस इतना मालूम था कि मुझे मक्का पहुंचना है। और मैं कैसे यहाँ पहुंची, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, बहुत मुश्किल, मैंने टफ टाइम भी गुजारा। बट आपके क्वेश्चन का जो एक आंसर है वो यही है कि ये टोटली अल्लाह ताला की तरफ से हुआ। और अपॉर्चुनिटी मुझे ऐसे मिली, ऑब्वियसली वसीला बनता है, बंदे ने बताया। और एजेंट, पाकिस्तान में जो एजेंट्स हैं, जो एजेंसीज हैं, कंपनीज हैं, उनके थ्रू मैं यहाँ पर पहुंची लास्ट ईयर इन नवंबर। जो कंसल्टेंट्स हैं, हम यूं कह लें। हम्म। ठीक, कंसल्टेंट के थ्रू। तो मेरा यस। बेसिकली जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो भी यही था कि आपने पहुंचने के बाद जॉब कैसे सिक्योर की। तो आपका यानी जॉब पहले आ गई और फिर आपने जाने का प्लान किया, यूं हम कह सकते हैं। जी एग्जैक्टली मैं इस हवाले से मैं बहुत लकी रही कि मेरे पास एग्जाम भी नहीं था एट दैट टाइम। ये अभी मैं आपको बता रही हूँ, तकरीबन 2 इयर्स बिफोर की बात बता रही हूँ कि मेरे पास सऊदी एग्जाम भी नहीं था। मैंने यहाँ के जो बेसिक एक कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं वो फॉलो करने होते हैं, डाटा फ्लो कराना होता है, फिर एग्जाम की एलिजिबिलिटी लेनी होती है, मुझे वो भी नहीं मालूम था ना, मुझे कंपनी ने बताया था, और मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ था। उन्होंने दे जस्ट हायर्ड मी। अब ये अल्लाह ताला की तरफ से ही था टोटली तो कि विदाउट मुझे। एग्जाम आपका कैसे, यानी फिर आपने बाद में एग्जाम दिया वहां जाके? जी मैंने ऐसे ही किया कि जब मुझे ये जॉब ऑफर हो गई तो मुझे आते आते डॉक्यूमेंटेशन करते करते कोई 1.5 ईयर लगा। वो इसलिए कि यहाँ पे हॉस्पिटल की तरफ से कोई डिले था और कुछ इशू था जो एजेंट और हॉस्पिटल के दरमियान था। बहरहाल मैं लास्ट ईयर नवंबर में यहाँ पे आई लैंडेड ऑन 13 नवंबर 2023। और मैंने आते ही अपना एग्जाम बुक किया। और मैंने 5 फरवरी को अपना एग्जाम बुक कर लिया, जो कि किसी और सिटी में था, क्योंकि मेरा जो सिटी था ये एक बिल्कुल रिमोट एरिया था। इट्स हफर अल बातिन। वहां पे मैंने अपना एग्जाम किया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आई अटेम्प्टेड इट एंड आई पास्ड इट इन फर्स्ट अटेम्प्ट ऑन 14 फरवरी 2023। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रिमेन्ड वेरी काइंड एज यूजुअल। मुझे बहुत हेल्प हुई हर चीज करने में। एग्जाम भी मैंने कर लिया, जॉब भी मेरी स्टार्ट हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन नाउ इट इज नॉट लाइक दैट। अब हालात ओके। बदल गए हैं। ओके, दो वो साल में फिर हालात बदल गए। अब हम आपकी बात अब सुनेंगे कि अब क्या है। वही मेरा क्वेश्चन है कि हाउ इज योर एक्सपीरियंस विद द हेल्थ केयर सिस्टम एंड वर्क एनवायरनमेंट इन द सऊदी अरेबिया? हम्म। अच्छा, क्योंकि एज अ फीमेल डॉक्टर अगर मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने अकेले मूव किया था तो बिल्कुल भी अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था। क्योंकि मैं अपनी हम्म, फैमिली छोड़कर आई, अपने बच्चे छोड़कर आई, सिर्फ इसलिए कि मैं अपने बच्चों को अच्छा फ्यूचर दे सकूं। फिर सऊदी अरब है तो हर इंसान की ख्वाहिश होती है वो उम्रा करे, हज करे और वो हरम के करीब रहे। तो यही ख्वाहिश लेके मैं आई और मैं एक रिमोट एरिया में एक क्लिनिक था जहाँ पे मैं गई, बट इट वाज रियली अ वेरी बैड एक्सपीरियंस इनिशियली। आई वॉज अलॉन। और मैंने चूंकि कोई खास इन्वेस्टिगेशन नहीं किया था कि लोग कैसे हैं कैसे नहीं हैं, तो स्टार्ट में बहुत मुश्किलें हुई। एज अ फीमेल मैं अगर आपको बताऊं तो इट वाज रियली अ वेरी बैड एक्सपीरियंस इन द स्टार्ट। लेकिन मैं आई मस्ट से अल्लाह ताला हिम्मत करने वालों के साथ है, अल्लाह हिम्मत देता है इंसान को। और देखें आज अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सिटिंग इन मक्का। हाउ आई एम सिटिंग हियर मुझे वाकई में खुद नहीं मालूम। तो ये आपने बेसिकली फिर जॉब स्विच की उस शहर से दूसरे शहर, या उन्हीं के साथ दूसरे हॉस्पिटल में हम्म। आपने उन्होंने ट्रांसफर किया आपको? हम्म। अच्छा, बिफोर आई प्रोसीड फर्दर मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहूंगी कि जो एक दफा सऊदी अरब आ जाता है ना, वो लोगों को मालूम नहीं होता और मुझे भी मालूम नहीं था। हम यहाँ पर आके अपने एम्प्लॉयर के अंडर हो जाते हैं, यानी यहाँ पे कफील सिस्टम है। कफील वो होता है जो आपका एम्प्लॉयर होता है और आप उसकी मर्जी के बिना ना मुल्क छोड़ सकते हैं, ना आप जॉब स्विच कर सकते हैं। आप एक किस्म के, मैं आपको क्या कहूँ, यू आर लाइक अ प्रिजनर हियर। ठीक है। मैं जब यहाँ पर आई तो मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था कि आई एम अ प्रिजनर हियर, मैं वापस मुल्क नहीं जा सकती इन लोगों से पूछे बगैर, क्योंकि जब तक ये मेरा पासपोर्ट के ऊपर वो स्टैंप नहीं करेंगे या इलेक्ट्रॉनिकली, तो मैं तो मुल्क छोड़ नहीं सकती। आई वॉज नॉट नोइंग दिस बिफोर। तो आप लोगों ने एक, बल्कि मूवी भी आ गई है द गोट लाइफ, वो जरूर देखें, वो बिल्कुल हकीकत से बहुत करीब है वो। उस बंदे के लिए जो अनअवेयर है, जो एक दफा अवेयर हो जाता है यहाँ के रूल्स से, हाँ वो फिर बेहतर एक जिंदगी गुजार सकता है यहाँ पे। ओके।
तो थोड़ा सा अगर आप बताएं मजीद इसको डिटेल में हम्म। कि जो मुश्किलात हैं, एक तो आपने यही बताया कि डिपेंडेंट हो जाते हैं एम्प्लॉयर हम्म। के। तो हम्म। वर्क एनवायरनमेंट उसके अलावा कैसा है, कोलीग्स कैसे हैं, एम्प्लॉयर हम्म। होता कैसा है, मतलब वो हम्म। क्या सऊदी हैं या हम्म। इंटरनेशनल होते हैं और कैसे होते हैं? अच्छा। अच्छा, एम्प्लॉयर तो देखने में बहुत अच्छे, एक अरबी भाई थे दो, और दोनों अच्छे थे, ठीक थे। दे वेलकम्ड मी इन अ गुड मैनर। मैं भी आई तो मैं एज अ पाकिस्तानी उनके लिए, सबके लिए बहुत गिफ्ट्स लेकर आई, पूरे हॉस्पिटल के लिए। और मैंने उनको ये शो कराया कि जी मैं पाकिस्तान से आ रही हूँ। तो जो एक पाकिस्तान का एक ये लोग ये समझते हैं ना कि शायद हम बहुत गरीब, तो चलो हम हैं, लेकिन एक इनके माइंड में एक वो चीज है कि ये हमारे पास काम करने आए हैं, तो ये हम्म। हम हमारे गुलाम हैं। इनकी एक डिपेंडेंट हैं। यस। तो मैंने उस चीज को ना बड़ा वो करने की कोशिश की कि इनको लगे कि हम किसी अच्छी फैमिली से, एक खानदानी डॉक्टर को इन लोगों ने बुलाया है, और इनको पता चले कि हम खाली हाथ नहीं आते। तो एक तो मेरा फर्स्ट जेस्चर इन लोगों के साथ ये था। बदले में उन्होंने कुछ भी नहीं किया, बट अल्हम्दुलिल्लाह वो एक था कि मेरी एक जॉब थी वो स्टार्ट हो गई। और हॉस्पिटल का जो एनवायरनमेंट था, मैंने आपको बताया ना कि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस बिल्कुल अच्छा नहीं था। तो इसका ये मतलब नहीं है कि किसी और का भी अच्छा नहीं होगा। लोग होते हैं जो फर्स्ट टाइम में आते हैं और उनका एक्सपीरियंस अच्छा भी होता है, ये सब अल्लाह ताला की तरफ से होता है। तो हम्म। मेरा अच्छा नहीं था। हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट वाज वेरी टॉक्सिक। ऑल्दो देयर वर 4 पाकिस्तानी नर्सेज, और मैं वहां पर एक पाकिस्तानी डॉक्टर थी। तो एनवायरनमेंट ऐसा था कि बिल्कुल वो गोट लाइफ वाली जो मूवी है वो आप देख सकते हैं। सही है, लगता है बड़ा वो ही आपसे इंस्पिरेशन लेके बनाई गई है, आप बार बार उसको प्रमोट कर रही हैं। लिटरली ऐसे था कि बिल्कुल आप एक प्रिजनर की तरह हैं, और आपकी कोई मर्जी नहीं है किसी चीज में। हम्म। और यहाँ पर जो भी डॉक्टर साहब आएंगे, इन लोगों की गवर्नमेंट बहुत अच्छी है। यानी उसने एक प्रॉपर एक डिजाइन किया हुआ, इनका फॉर्मूला है कि जो भी डॉक्टर आएगा, आपने उसके साथ एक प्लेटफॉर्म है कीवा, हम्म। QIWA, उस पे कॉन्ट्रैक्ट करना है, जिसके मुताबिक हम दोनों के दरमियान, यानी एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के दरमियान गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इन्वॉल्व होगा, ठीक है। उसके मुताबिक वो हर चीज पे नजर रखेगी कि डॉक्टर के साथ कोई ज्यादती ना हो, यानी जो भी एक्सपर्ट्स आ रहे हैं उनके साथ कोई ज्यादती ना हो। लेकिन इन्होंने मेरे साथ वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया। और जो मेरे साथ पाकिस्तानी नर्सिस थी, जब मैंने उनसे पूछा तो उनके साथ भी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था। यानी उनको 2 2 इयर्स हो गए थे, लेकिन उनके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। ये बेसिकली अपने आप को छुपाने का एक तरीका है एम्प्लॉयर्स का, कि वो गवर्नमेंट के साथ एक्सपर्ट्स को इन ही नहीं होने देते। तो आई वॉज नॉट नोइंग दिस बिफोर। मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप सऊदी अरब आते हैं और वो बंदा जो यहाँ के लॉज से अवेयर है ना, उसके लिए मुश्किल नहीं है। लेकिन जिसको कुछ भी नहीं मालूम उसके लिए बहुत मुश्किल है। तो 1 ईयर बिफोर मैं बिल्कुल ऐसे ही थी कि आई वॉज नॉट नोइंग एनीथिंग अबाउट कीवा क्या है, क्लिनिक क्या है, मेरे राइट्स क्या हैं, मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। मुझे बस इतना मालूम था कि मैं सऊदी अरब आ गई हूँ, और अब मुझे अपनी जॉब करनी है, और इंशाल्लाह वेरी सून मैं अपने बच्चों को बुला लूंगी, हस्बैंड को बुला लूंगी, और हम बड़ी एक नॉर्मल लाइफ गुजारेंगे। हम्म। 1 ईयर तो एटलीस्ट मुझे सफर करना ही ओके। है, क्या हुआ था। तो बट इट अगर, या, आई एम सॉरी मैं आपको कट कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाही थी नो कि प्रॉब्लम। हम इसको हाईलाइट करते जाएं फिर कि हम्म। आपने जैसे बताया कि राइट्स पता होने चाहिए जब कोई सऊदी अरब हम्म। आए। तो वो हम्म। राइट्स कहीं पर मेंशन किए गए हैं या कहाँ से किसी को पता हम्म। चलेंगे वो राइट्स? जी बिल्कुल, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है सऊदी अरब की, उस पे सारे राइट्स एक्सपर्ट्स के लिखे हुए हैं कि वो उनका जो है कीवा पे कॉन्ट्रैक्ट होगा। 1 ईयर से बिफोर अगर वो छोड़ना चाहते हैं अपने एम्प्लॉयर के साथ, तो वो निगोशिएट कर लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में प्रोबेशन पीरियड जरूर होगा, वो 3 मंथ्स का होगा। 3 मंथ्स के अलावा यानी 3 मंथ्स में अगर कोई एक्सपर्ट जाना चाहता है तो उसको कोई भी नहीं रोकेगा। और इसी तरह के सारे रूल्स वहां मेंशन हैं। लेकिन वो यही बात है कि पता होने चाहिए, एक एक रूल मेंशन है। अगर आप जॉब ट्रांसफर करना चाहते हैं तो 1 साल के बाद आप ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आपको हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट में कोई भी हरास कर रहा है या आपके साथ कोई भी ऐसी ज्यादती हो रही है, तो आप फौरन से कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ वो जिनका कीवा पे कॉन्ट्रैक्ट है, जिनका जबानी कलामी कॉन्ट्रैक्ट है जैसे कि मेरा था, वो कुछ भी नहीं कर सकते। सो सबसे बड़ी टिप तो यही है कि कीवा जो आपने बताया उस पे आपने अपने जो राइट्स हम्म। हैं वो आपने रीड करके जाने हैं और उनको समझ कर जाना है। तो वो उसमें इंग्लिश में अवेलेबल है वो?
जी, वो इंग्लिश में, वो जो प्लेटफॉर्म है वो इंग्लिश में भी है, लेकिन ओके। जो आपका एम्प्लॉयर आपको कॉन्ट्रैक्ट भेजता है ना, वो कीवा पर ही भेजता है। और वो तभी भेज सकता है जब एक दफा आप सऊदी अरब में लैंड कर जाएं, और यहाँ लैंड करते ही आपका एम्प्लॉयर 1 महीने के अंदर अंदर आपका जो रेजिडेंट आईडी है, जैसे पाकिस्तान में हमारा नादरा आईडी कार्ड है, इस तरह यहाँ पे एक्सपर्ट्स का होता है रेजिडेंट आईडी, जिसको इकामा कहते हैं। वो एम्प्लॉयर 1 महीने के अंदर अंदर बनाएगा, और जैसे ही इकामा बनेगा आपकी, वह प्लेटफॉर्म पे वो आपका कॉन्ट्रैक्ट भेज सकता है, जिसको आप एक्सेप्ट करेंगे। आप अपना कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे, अगर उसमें से आपको कोई भी ऐसी चीज जो कि फिजिबल नहीं लगती, तो आप अपने एम्प्लॉयर से कह के उसको बदलवाएंगे। ओके। तो इकामा होना जरूरी है। ओके। तो जो आपने बताया कि उस पर रजिस्टर करना आपके लिए मुमकिन नहीं हुआ था, तो वो जी। क्या आपके एम्प्लॉयर ने आपको मना किया या आपको मालूम नहीं था? एम्प्लॉयर ने आपको उस अंधेरे में रखा, आपको मालूम नहीं होने दिया, क्या वजह थी? ताकि जी। उसका आइडिया मेरा ये है कि पता चल सके कि किस तरह के एम्प्लॉयर लोगों को सामने हम्म। आ सकते हैं। जी। अच्छा, उसमें ऐसा है कि चूंकि मैं पाकिस्तान से आई थी, तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि कीवा क्या चीज है। हम्म। जब मैं यहाँ पर आ गई, तो मेरे एम्प्लॉयर को चाहिए था कि जब मेरा इकामा बन गया, तो वो मेरे साथ कीवा पे कॉन्ट्रैक्ट करता, ताकि हम दोनों के दरमियान गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाती और मेरा कॉन्ट्रैक्ट एक प्रॉपर चैनल के साथ चलता। यानी उसमें लिखा होता है कि आज आपका यानी 1 डे पास हो गया है, आपके 1 मंथ हैज बिन पास्ड, और आपने इतना काम कर लिया है। और उसकी मजे की बात भी यही होती है कि आप जैसे ही उसको टर्मिनेट करेंगे, आपकी गवर्नमेंट बीच में इन्वॉल्व होगी, आपका एम्प्लॉयर आपको तंग नहीं कर सकता। और अगर आपने एम्प्लॉयर को तंग किया है, तो वो भी सारे एम्प्लॉयर के राइट्स भी वहां पर मेंशन होंगे। तो मेरे साथ तो प्रॉब्लम ही ये हुआ कि उसने मुझसे जिक्र भी नहीं किया कीवा का। और मैं भी चूंकि न्यू थी, जिस तरह आपको पता है पाकिस्तान के हालात कैसे हैं, सब लोग जाते हैं और हर कोई डरता है कि यार मेरी नौकरी ना चली जाए। तो मुझे भी वही था कि यार नौकरी ना चली जाए, कोई ऐसे ना कह दे कि अच्छा तुम वापस चली जाओ, कोई ये ना हम्म। कह दे। मैं भी खामोशी से बिल्कुल। टाइम गुजारती रही। और दूसरी बात ये, वो बहुत ही स्वीट थे, बहुत मीठे थे दोनों भाई। हम्म। दे वर वेरी गुड विद मी। और बस यू नो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ फीमेल आई थिंक टू ये कम कहना ओवर चाहिए एंड कि मजबूरी की वजह से ना इंसान इधर उधर देखता नहीं है, हाँ। मजबूर होकर बस जब यस। सोचता है कि बस एक एंड अपॉर्चुनिटी दे मिली गॉट है दिस तो बस। आइडिया कि डॉक्टर साहिबा को कुछ पता नहीं है। आप अगर या। उनको ये आइडिया दे देंगे ना कि आप बिल्कुल ही ऐसे ही उठकर आ रहे हैं पाकिस्तान से, बिल्कुल ही आपके दिमाग में कुछ नहीं है, तो दे गॉट दैट। हम्म। इनको पता चल गया कि डॉक्टर साहिबा को कुछ पता नहीं है, इसलिए हम्म। उन्होंने भी सही मैनिपुलेट किया फिर। हम्म। सही। तो वर्क कल्चर, वर्क एनवायरनमेंट तो चले आपने बता दिया बहुत टॉक्सिक था, और मैंने हम्म। खुद एक दो जगह पर जॉब किया पाकिस्तान में जहां मुझे टॉक्सिक एनवायरनमेंट का पता है, तो वो मुख्तलिफ किस्में होती हैं, तो आई थिंक लोगों को समझ आ ही जाएगा। तो कल्चर ट्रू। का बताएं, क्योंकि कल्चर हमारा और उनका काफी डिफरेंट है। तो हम्म। और लैंग्वेज और कल्चर बैरियर, इससे आपको हम्म। कितना डिफिकल्टी और चैलेंजेस फेस करने पड़े? और हम्म। अच्छा, कल्चर वाइज अगर बात की जाए, तो एक तो मुसलमान कंट्री है, तो वो मुझे ज्यादा मुश्किल नहीं हुई यहाँ पर आके। ऑब्वियसली द वे दे ड्रेस अप, मैं खुद पहले ही पर्दा करती थी, तो मैंने यहाँ पर भी पर्दा स्टार्ट किया इसी तरह जैसे सऊदी औरतें करती हैं। मुझे बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं हम्म। हुई। बाहर निकलो तो कोई यहाँ पे मतलब वेरी वेरी सेफ। अगर हम्म। आधी रात को भी मैं बाहर निकल रही थी, इट वॉज रियली वेरी सेफ। हम्म। और हॉस्पिटल से बाहर की बात करी हूँ, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था। आपको हलाल चीज मिल जाती है, बाहर आपको पाकिस्तानी भाई मिल जाते हैं जो आपकी हर चीज में हेल्प कर देते हैं। और पास ही बिल्कुल ग्रोसरी स्टोर्स, एवरीथिंग वाज वेरी नियर, यानी मेरे वॉकिंग डिस्टेंस पे था। तो मुझे कल्चर से रिलेटेड और ये बाहर से जो चीजें थी उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। अपने बहुत पाकिस्तानी भाई मिल गए थे। इवन इंडियन भाई भी मिल जाते हैं, वो भी अच्छे भाई बन जाते हैं और बड़ी हेल्प करते हैं, क्योंकि वो जाहिर हम एक जबान बोलते हैं, उनको भी अरबी नहीं आती उस तरह से। और सारी लेबर पार्टी होती है ज्यादातर। तो वो उनको भी एक बड़ा कोई डॉक्टर ऐसे मिल जाए जो उनकी जबान बोलता हो, तो उनके लिए भी बड़ी तसल्ली का बायस होती है। और अरबी जहां तक बात है, हाँ जी बिल्कुल, अरबी यहाँ पे अगर आपको नहीं आएगी, तो जो यहाँ के नेशनल्स हैं वो बहुत माइंड करते हैं इस चीज को कि अरबी क्यों नहीं आती डॉक्टर साहब को। अगर आप उनसे कहेंगे कि आपको इंग्लिश क्यों नहीं आती, तो वो आपको बताएंगे कि हमें इंग्लिश नहीं आएगी, आपको अरबी आनी चाहिए। और
वो इस बात पे काफी गुस्सा करेंगे। तो मेरे साथ ये अच्छा मामला हुआ अल्लाह की तरफ से कि मेरी चूंकि जो ड्यूटी आवर्स थे वो पूरी नाइट थे, तो मैंने नाइट में ही अपने एग्जाम की भी प्रिपरेशन की। और नाइट में चूंकि जब पेशेंट्स आते थे तो मैं उनके साथ आहिस्ता आहिस्ता अपनी अरबी को अरबी बोल के, और एक डॉक्टर साहब है हमारे साथ यहाँ पे पाकिस्तान में, उन्होंने अपना अरबी का एक चैनल बनाया, तो उससे मुझे बहुत हेल्प हुई। डॉक्टर साहब ने अरबी अरबिक चैनल में मुझे एनरोल कर लिया अपने साथ क्लासेस में। उन्होंने हमें सारा सिखाया कि आपने अरबिक में पेशेंट के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है, किस तरह मेडिकल टर्मिनोलॉजीज कैसे यूज करनी है, वॉमिटिंग को क्या कहना है, हेडेक को, ब्लड प्रेशर को, इस तरह। तो उससे मुझे बहुत हेल्प हुई। और चूंकि नाइट आवर्स थे तो पेशेंट थोड़े कम होते थे, तो आहिस्ता आहिस्ता करते 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 मुझे उनका सलाम दुआ कैसे करते हैं, अल्लाह हाफिज कैसे कहते हैं, किस तरह से पेशेंट को ट्रीट गाइड करते हैं, तो वो काफी मैंने सीख लिया। यानी अल्लाह की बहुत हेल्प हुई। लेकिन अगर आपको अरबी नहीं आती तो ये आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। अरबिक आनी चाहिए तो ही आप इधर आए एज अ डॉक्टर। अगर नहीं आती लैंग्वेज तो आप यानी इट वुड बी अ ग्रेट ग्रेट प्रॉब्लम फॉर यू। तो अरबी कैसे सीखी जाए? अगर कोई प्लान कर रहा है कि उसने सऊदी अरब जाना है, तो क्या वो पाकिस्तान से ही अरबी सीख कर आए? और अगर सीखना चाहता है तो क्या कोई, जैसे आपने ऑनलाइन चैनल कोई आपने बताया उसका जिक्र किया, उसके थ्रू सीखें, या कोई और स्कूल्स हैं कोई ऑनलाइन, कैसे सीख सकते हैं अरबिक? अच्छा, जो पाकिस्तान जो सऊदी अरब आने का प्लान कर रहा है, मैं तो कहूंगी कि प्लीज आप अरबिक सीख कर आए। डॉक्टर साहब एक हैं, उनका एक चैनल है। क्योंकि ये अरबिक डिफरेंट है ना, जो हमने पेशेंट्स के साथ बोलनी है। एक तो नॉर्मल अरबिक है जो आपने आम लोगों के साथ बोलनी है, उसमें अगर आपको नहीं भी आता होगा तो काम चल जाता है। जैसे आप बाहर निकले, आप ग्रोसरी करने गए हैं, आपको किसी से अरबिक बोलनी है, आप गूगल ट्रांसलेट यूज कर ले, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन देखें, जब व्हेन यू आर सिटिंग एज अ डॉक्टर, एज अ जनरल प्रैक्टिशनर इन योर हॉस्पिटल सेटिंग, और आपको अरबी नहीं आती, तो आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है। इवन एम्प्लॉयर आपको निकाल भी सकता है कुछ अरसे में, जब वो ये देखेगा कि मेरे पेशेंट्स नहीं बन रहे और लोग ये कह रहे हैं कि ये अरबी नहीं जानता, तो वो आपको निकाल देंगे। तो डॉक्टर साहब का एक है मेरे पास साथ, मेरे ही कोलीग हैं, ही इज अ वेरी कॉम्पिटेंट डॉक्टर, उनका एक चैनल है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आपको उसका लिंक शेयर कर दूंगी, वो चैनल ज्वाइन किया जा सकता है। वो सारी मेडिकल टर्मिनोलॉजीज आपको सिखाएंगे, यहाँ पे किस तरीके से पेशेंट्स के साथ कम्युनिकेट करना है, कैसे हैंडल करना है। क्योंकि यहाँ पर एक और भी प्रॉब्लम है कि जो भी पेशेंट्स हैं या इवन स्कूल के बच्चे हैं, उनको आपने सिक लीव देनी होती है। सिक लीव जनरल प्रैक्टिशनर या डॉक्टर ही दे सकता है, और उसमें आपको बहुत मैनिपुलेट किया जाता है। जो पेशेंट सिक नहीं होते वो भी आते हैं आपके पास, तो उनके उनको कैसे हैंडल करना है, तो डॉक्टर साहब ने वो भी सारी अरबिक में आपको सिखाया हुआ है कि आपने ऐसे ऐसे बोलना है, ऐसे करना है। एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम फिर आप आहिस्ता आहिस्ता पेशेंट के साथ ही बातें कर करके सीख लेते हैं। आप एक्वेंट हो जाते हैं ना जब एनवायरनमेंट के साथ, तो फिर हम्म। मुश्किल नहीं रहती, इंशाल्लाह अल्लाह के करम से। बिल्कुल। ये बात मैं यहाँ पर अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि डेनमार्क में भी, क्योंकि लैंग्वेज जब तक आपको नहीं आती तो आप हम्म। कुछ भी नहीं कर सकते। तो लैंग्वेज, मेरा ख्याल है कि जब पेशेंट, अब हमारे पास कोई डॉक्टर किसी हॉस्पिटल में हम जाएं पाकिस्तान में, और उसको उर्दू ही ना आती हो, तो हम यही इमेजिन करेंगे, यार ये यहाँ पर आया क्यों है जब इसको हमारी बिल्कुल। लैंग्वेज ही नहीं आती। ट्रू। तो ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। पेशेंट रिलेशन ऐसा है, डॉक्टर पेशेंट रिलेशन के उसमें आपने रिलेशन बनाना है ना, रिलेशन के लिए तो आपको लैंग्वेज आना बहुत जरूरी है जिससे आप बहुत जरूरी। रिलेशन बनाना चाहते हैं। तो आई यस, थिंक लैंग्वेज बहुत जरूरी है, वाकई इसमें कोई शक नहीं। इट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। या बिल्कुल। और आपने सोशल लाइफ का ऑलरेडी जिक्र कर दिया कि बहुत अच्छी है और बहुत ही कन्वीनियंट रहता है, बाहर ट्रैवल करना या कोई भी शॉपिंग जी। करना, ग्रोसरी करना बहुत आसान और हम्म। कन्वीनियंट रहता है। What advice would you give to Pakistani doctors who want to work in Saudi Arabia? Although ये आपने काफी कुछ कवर कर दिया है, लेकिन जी। फिर भी अ, अगर इस एडवाइस को मैं इस सेंस में लेके जाऊं कि जब हम्म। एक पाकिस्तानी डॉक्टर या इंडियन डॉक्टर या बंगाली डॉक्टर बाहर आने का सोचते हैं, तो उनको सऊदी अरब की को कंसीडर करना चाहिए या बाकी कंट्रीज की तरफ ज्यादा बेहतर है जाना? इसमें अगर मैं आपसे अपनी बात करूं सबसे पहले कि मैं क्यों सऊदी अरब आ गई, और मैं अभी क्यों एडवाइस करना चाहूंगी थोड़े डॉक्टर्स को कि पहले सऊदी अरब आए या क्या ना था आए। और अब क्या था? मेरे हाँ। सर हाँ, मेरे सर्कमस्टांसेस डिफरेंट थे, एंड आई एम अ फीमेल।
मैं मैनेज कर रही हूँ जैसे भी। देखिए फिर भी जो फीमेल्स होती हैं दे आर डिपेंडेंट ऑन देयर हस्बैंड्स। मैं आज जॉब छोड़ दूँ, नो प्रॉब्लम, माई हस्बैंड इज देयर फॉर मी इंशाल्लाह। लेकिन जो मेल डॉक्टर्स हैं ना, मेल डॉक्टर्स, उनको वो एक सोल अर्नर होते हैं अपनी फैमिली के। दे हैव टू रन अ फैमिली। वो ये नहीं सोच सकते कि मैं अगर छोड़ भी दूंगा तो कोई मसला नहीं है, जो कि एक फीमेल छोड़ सोच सकती है अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे मैं हूं, अगर मैं ये सोच सकती हूँ कि मैं अगर छोड़ भी दूं तो कोई मसला नहीं है, माई हस्बैंड इज देयर इंशाल्लाह। तो जो मेल डॉक्टर्स हैं जो सऊदी अरब आना चाहते हैं, मेरा उनको ये सजेशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल एज अ जीपी तो बिल्कुल मत आए। एज अ जीपी प्लीज आप लोग अपना कोई मेंबरशिप एग्जाम करें। आप अपनी ट्रेनिंग कहीं पर भी बाहर, पहले किसी यूरोपियन कंट्री में करें या कुछ भी करें, फिर आप यहाँ पर आए मिडिल ईस्ट में, तो आपकी बहुत वैल्यू है। एज अ सिंपल जीपी, सिंपल एमबीबीएस, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है पाकिस्तान से बेहतर, यानी कुछ लोग होते हैं ना जैसे अचानक मिल गया, जैसे मी अल्हम्दुलिल्लाह, आई कंसिडर माई सेल्फ एज द लकीस्ट पर्सन ऑन अर्थ, कि मुझे बैठे बैठे एक अपॉर्चुनिटी मिली तो मैंने उसको अवेल कर लिया। अगर मुझे किसी यूरोपियन कंट्री में मिलती तो मैं डेफिनेटली उसको अवेल करती और फिर यहाँ आना प्रेफर करती, बिकॉज यहाँ पे वैल्यू है कि अगर कोई यूरोप से आया होगा ना ट्रेनिंग करके, तो फिर उसकी बहुत वैल्यू है। लेकिन अगर सिंपल एज अ जीपी आप काम करना शुरू करते हैं तो आपकी कोई ग्रोथ नहीं है, अनलेस आप कोई मेंबरशिप एग्जाम दे दें या आप कहीं बाहर चले जाएं। वहाँ बहुत सारे डॉक्टर्स हैं मेरे साथ, जो मेरे कोलीग्स हैं, उन्होंने अभी अपना एमआरकेएम एग्जाम दिया है, जिन्होंने इमरजेंसी मेडिसिन में आगे परसू करना है, और उन्होंने माशाल्लाह उन्होंने पास भी कर लिया एग्जाम, और वो यही अपने करियर को आगे ग्रो करने के लिए बाहर ही जाने का प्लान कर रहे हैं। तो अगर पाकिस्तान से निकलना है और आपको लगता है कि सऊदी अरब में आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है और इसके अलावा फिलहाल आपके पास कहीं और अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो बिल्कुल ठीक है। आप यहाँ पे रह के, अकेले रह के अपना मैनेज कर सकते हैं, अपने बाहर मेंबरशिप एग्जाम्स किए पेमेंट आराम से मैनेज कर सकते हैं अपनी सैलरी में। ठीक है, और कम से कम फैमिली को भी। पाकिस्तान से तो बेहतर ही है। और हाँ मतलब फैमिली जैसे, को भी भेज सकते हैं आप, यानी आप वहां रहते हुए आपकी सैलरी इतनी होती है कि आप मेंबरशिप एग्जाम्स भी देते रहें और फैमिली को भी भेजते रहें और अपना भी गुजारा करते रहें। अच्छा नहीं डॉक्टर साहिबा, इसमें मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहूंगी, ये हर बंदे के सर्कमस्टांसिस पे डिपेंड करता है। हम्म। नॉर्मली जो जीपी सैलरी है, वो यहाँ पे जो नॉर्मल सैलरी है वो ये लोग दे देते हैं आपको कोई 7,000 से 8,000 के बीच में। इवन कुछ डॉक्टर साहब, पहले पहले के डॉक्टर साहब जो है, वो 10,000 रियाल भी ले रहे थे। लेकिन चूंकि अब इतनी सेचुरेशन हो गई है, इतनी सेचुरेशन हो गई है कि अब तो ये इवन 4,000 ऑफर करते हैं, जो कि एक नर्स की, नर्सिंग जो स्टाफ है उनकी जॉब, उनकी सैलरीज है। अब इनको भी ये पता चल गया कि चूंकि पाकिस्तान और इंडिया के और हम लोग थोड़े से अपने मुल्क के में क्राइसिस में हैं और निकलना चाहते हैं, तो ये भी मैनिपुलेशन पे आ गए हैं, हम्म। आपको बहुत कम कम सैलरीज आजकल ऑफर करते हैं। तो ये आपकी किस्मत है कि अगर आपको 6-7 में भी आजकल मिल जाए। और फिर वही बात है कि सर्कमस्टांसिस पर डिपेंड करता है। अगर एक बंदा है और उसकी पीछे फैमिली पाकिस्तान में है और बड़ी फैमिली है, और उसने उनको भी भेजना है और यहाँ पर भी मैनेज करना है, तो वो मैनेज कर सकता है, ये नहीं है कि वो नहीं मैनेज कर सकता। ये मैनेज करने वाले पे डिपेंड करता है। पाकिस्तान से बेहतर मैनेज हो जाता है, ये आई मस्ट से दिस। और फॉरेन डॉक्टर्स को कोई बेनिफिट्स भी होते हैं, हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट या फैमिली वीजा सपोर्ट, कुछ ऐसा? जी डॉक्टर साहबा, ये बिल्कुल हर एम्प्लॉयर के क्लिनिक पे डिपेंड करता है। जैसे मैं अभी मक्का में टर्म्स हूँ तो एंड कंडीशंस पे अल्हम्दुलिल्लाह, उनके। जी ये बात है। अब मैं जिस जगह पर अभी आई हूँ 1 साल मुश्किल गुजार के, तो मुझे इन्होंने 3 बेडरूम अपार्टमेंट भी दिया हुआ है, और मेरा वॉकिंग डिस्टेंस पे मेरा हॉस्पिटल है। लेकिन एक और जहाँ मैंने पहले काम किया था वहां पे मुझे सिर्फ एक रूम था। तो मैं ना वहाँ अपनी फैमिली रख सकती थी, ना मुझे कोई और परमिशन थी इस तरह से। लेकिन यहाँ पे मेरे साथ मेरी बेटी भी है, मेरी मदर भी है। हर एक जगह पे डिफरेंट हिसाब है, यानी आप ये नहीं कह सकते कि आप इस स्टेट में जाएंगे या इस सिटी में जाएंगे तो आपको हाउसिंग भी मिलेगी। समटाइम्स वो आपको ऑफर करते हैं कि हम आपको 500 रियाल दे देते हैं आपकी हाउसिंग का, और उसमें हाउसिंग आती ही नहीं है। हम्म। अगर आप बड़े शहर रियाद में जाते हैं तो 500 में तो कुछ भी नहीं होता। लेकिन अगर आप किसी रिमोट एरिया में जाते हैं, वहां पे आपकी अच्छी, आपको सैलरी भी मिलती है रिमोट एरिया में, और आपको अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट सब दी जाती है। वो कंपनी की जिम्मेदारी होती है, अगर कंपनी उसको फॉलो करे तो। ओके। तो कैरियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज जो हैं, वो आपने बताया कि जीपी के लिए कोई ग्रोथ नहीं है,
तो अगर कोई स्पेशलिस्ट आता है तो क्या स्पेशलिस्ट के लिए कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है कि वो फर्दर, यानी ट्रांजिशन हो सकता है कि अगर कोई यहाँ का स्पेशलिस्ट पाकिस्तान का सऊदी जाए और फिर वहाँ फिर वो हम्म। सुपर स्पेशलिटी कर सकें, या रेजिडेंसी में वहाँ पर कोई ऐसा है स्कोप के स्पेशलाइजेशन वहाँ परसू किया जाए? अच्छा डॉक्टर साहिबा, चूंकि मैं एक जीपी सेटअप में ही काम कर रही हूँ और जीपी ही कोलीग्स है मेरे, तो मुझे स्पेशलिस्ट का बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है। हम्म। जीपीस का तो आई एम 100% श्योर कि उनकी ग्रोथ नहीं है अनलेस वो कोई मेंबरशिप एग्जाम दें या वो बाहर कहीं से होकर आए दोबारा से, हम्म। तो उनकी बहुत डिमांड है। स्पेशलिस्ट का जितना मुझे पता है एफसीपीएस यहाँ पे रिकग्नाइज है, इवन एमसीपीएस भी रिकग्नाइज है। और जिन स्पेशलिस्ट की यहाँ पे विदाउट, अगर उनकी ट्रेनिंग नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो उनको भी यहाँ पे दे क्लासिफाई एज अ रजिस्ट्रार, और अच्छी सैलरी है, हाउसिंग है, इकामा भी देते हैं, इवन फैमिली का भी इकामा दिया जाता है। स्पेशलिस्ट की यहाँ पे बहुत वैल्यू है और उनको अच्छी जॉब्स भी मिलती हैं। यहाँ पे मिनिस्ट्री की जॉब्स में भी स्पेशलिस्ट को मिल जाती हैं। ऑल्दो आजकल ये सऊदाइजेशन कर रहे हैं, सऊदाइजेशन यानी अपने सऊदीज को हर जगह कर रहे हैं। तो पहले मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में हम जीपीस को भी जॉब्स मिल जाती थी, अब ये बिल्कुल भी जीपीस को जॉब मिनिस्ट्रीज में नहीं दे रहे। लेकिन स्पेशलिस्ट, एफसीपीएस, इवन एमसीपीएस, अगर उनका एक्सपीरियंस है तो दे अर्न क्वाइट गुड देन अ जीपी। हम्म। और एक्सपीरियंस के बेस पर भी यानी कोई डिफरेंस होता है सैलरी में? यानी अगर पाकिस्तान से कोई फ्रेश ग्रेजुएट आता है या 10 इयर्स का एक्सपीरियंस जीपी आता है तो जीपी की एक्सपीरियंस बेस्ड सैलरी पैकेज डिफरेंसेस होंगे? डॉक्टर साहिबा, जो मैंने अभी तक देखा है ना, यहाँ पे हर एम्प्लॉयर की अपनी मर्जी है। ओके। अगर आप रिमोट एरिया में जाएंगे उसने अपनी मर्जी से आपको लेना है, अगर आप किसी बड़े शहर में जाएंगे अपनी मर्जी से है, आप कहीं भी चले जाएं, यहाँ पे जितना मैंने देखा है सिर्फ अपनी मर्जी है हर एम्प्लॉयर की। अगर आप एज अ जीपी यहाँ पे एक्सपीरियंस गेन करके फिर हॉस्पिटल स्विच करते हैं, फिर उसमें शायद कोई कमी बेशी होती होगी, हम्म। डेफिनेटली। बट फ्रेश कोई आता है या कुछ भी, सब की अपनी किस्मत है, और यहाँ पे एम्प्लॉयर्स पे डिपेंड करता है, क्योंकि इन सारे प्राइवेट सेटअप्स वालों की अपनी मर्जी है। आई होप फॉर और द बेस्ट। और अभी टाइम हो गया फिनिश, इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर हम करेंगे। और थैंक यू सो मच आपके आने का। बिल्कुल मैं जरूर। आपको बीच एंड में थैंक्स कट टू यू कर टू। दिया मैंने क्योंकि टाइम फिनिश हो गया। थैंक यू सो मच। नहीं, बिल्कुल। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम करेंगे आपके साथ एक और सेशन। Thanks to you too, Dr. Atufa, for taking your time out for inviting me. Thank you so very much. I'm so grateful. बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम वेलकम, थैंक यू। अल्लाह हाफिज।